हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी कृतिका का चैप्टर सेकंड, जो कि है साना साना हाथ जोड़ी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं मधु कांकरिया जी। इस चैप्टर में जो लेखिका है मधु कांकरिया, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया है कि जब उन्होंने हिमालय से गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा करी तो उसमें उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने महसूस करी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी। ठीक है, तो ये सब उन्होंने अपनी मतलब एक यात्रा वृत्तांत का एक वर्णन इस चैप्टर में उन्होंने किया है। चलिए शुरू करते हैं। अब वो बताती हैं कि जो लेखिका है मधु कांकरिया, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया है कि जब वो गैंगटॉक से हिमालय तक की उन्होंने यात्रा करी तो कैसे कैसे क्या उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मिले। उसके साथ साथ उन्होंने उन दृश्यों को छुआ, यानी कि जो कुछ कठिन परिस्थितियाँ जो पुरुष और महिलाओं दोनों के ही जीवन में हैं वो उन्होंने देखी कि वहाँ पर जो पुरुष और महिलाएं हैं वो कैसे अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और इससे ये प्रतीत होता है कि जो लेखक का हृदय है उनके प्रति उन्हें करुणा है, यानी कि उन्हें उन पर दया आ रही है और उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा मतलब सहृदय हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो प्रकृति की मनोहरी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्य को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगा हुआ है। लेखिका जो है वो अब इसमें बताया गया है कि जो लेखिका हैं जब वो गैंगटॉक शहर देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सभी तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ बहुत ही सुंदर था। सुबह होते ही एक प्रार्थना उनके होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हारमो जीवन तिरमो कोसेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ऐसा जो लेखिका है वो इन पंक्तियों में कह रही हैं। उसके बाद जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि मतलब लेखिका ने प्रार्थना की है कि इस लाइन को आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखी उन्होंने। और लेखिका को सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आंख खुलते ही बालकनी की ओर भागी थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। उसके बाद जो लेखिका है वो बताती हैं कि मतलब जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, और लेकिन किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों में ढका हुआ है। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेन नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी थी क्या वहां बर्फ मिलेगी। युमथांग के रास्ते में एक कतार में सफ़ेद रंग की 108 पताकाएं लगी थी जो शांति और अहिंसा के प्रतीक थे। इन सभी पताकाओं के ऊपर मंत्र लिखे थे जिनके बारे में नार्गे ने बताया था कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये पताकाएं अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि कई बार नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, परंतु वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलते जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। लेखिका ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर टंगी देखी थी। लेखिका ने जो मतलब जो उनका ड्राइवर था नार्गे, उसकी जो गाड़ी में वो बैठे थे तो उसमें दलाई लामा की तस्वीर उन्होंने लगा कर रखी थी। तो जो लेखिका हैं वो सोचती हैं कि उन्होंने दलाई लामा की तस्वीरें जो है वो दुकानों पर भी देखी हैं। रास्ते में जाते हुए कवि लोग स्टॉक पड़ा जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में नार्गे ने बताया। वहां से आगे बढ़े रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्मचक्र के बारे में नार्गे ने बताया कि यह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं हम लोग और आगे धीरे धीरे ऊंचाई की ओर
बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। बड़े बड़े पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। उसके बाद जो लेखिका है वो बताती हैं कि इस असीम बिखरी हुई सुंदरता को देखकर सैलानी झूम झूम गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती थी। वे जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों को देखती, कभी चांद की तरह चमकती हुई तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखती, जिसकी सुंदरता को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। लेखिका जीप से उतरकर एक राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठकर बहती जल धारा में पांव डुबाया और भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा और सत्यता और सुंदरता को छूने लगा। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। उसके बाद वो बताती है कि हमारे अंदर स्थिति सभी दुष्ट वासनाएं एवं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। इतने में नारगे बोलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि लेखिका ने लेखिका अनमनी सी वहाँ से उठी और थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही नज़ारे आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नज़ारे दिखे। लेखिका को यह सब देखकर आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, कि सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, हवा में धीरे धीरे हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य में ही है। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि अचानक से लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा छिटक गई, ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। उन्होंने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं। आटे गूंथने वाले कोमल हाथ की जगह कुदाल और हथौड़े, कितनों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी जो होती है उसको डोको कहा जाता है वहाँ पर, और उसमें उन्होंने बच्चे भी बांधे हुए हैं। कुछ कुदाल को भरकर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि इतने स्वर्गीय सुंदरता के बीच भूख मौत देने और जिंदा रहने का यह जंग, मातृत्व सेवा के साथ साथ श्रम साधना भी बड़ी। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से लेखिका पूछती है कि यह क्या हो रहा है। उस कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ पर रहने वाली औरतें चौड़ा बना रही हैं। लेखिका कहती है कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा। उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई, जरा सी चूक हुई नहीं कि सीधे पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखी बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। उसने वहां देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें। उसके बाद जो लेखिका है वो बताती हैं कि दोनों जो हैं वो एक ही कहानी है, मतलब दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तभी लेखिका को गमगीन देखकर जितेन नारगे ने कहा, मैडम यह मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं बल्कि पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर समाज को
कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम करने वाली सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडर ताजमहल बन गया हो। यानी कि सारा खंडर ताजमहल बन गया हो। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे लिफ्ट मांग रहे थे। तभी लेखिका कहती है, क्या स्कूल बस नहीं है? नार्गे बताता है कि ये बच्चे 3 या 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ का जीवन कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते संकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। उसके बाद जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें जो हैं वो गायें चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से पूरी तरह घिरा हुआ था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वह वहाँ दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू सिक्किम परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था। उसके बाद जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि जो गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था लायंग। ठीक है, तीस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के बने घर में रुकी और वहाँ पर मतलब तीस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के बने घर में वो रुकी और अपनी सुस्ती दूर करने के लिए हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति है, सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपने अपनी लय, ताल और गीत में हैं। और आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। उसके बाद जो लेखिका है वो बताते हैं कि अंधेरा होने से पहले जो तीस्ता नदी की धार है वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में वो रुकते हैं। रात गहराने लगती है और जितेन ने गाना शुरू कर दिया। एक सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कमारियों भी नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। लायुक की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। और जो लेखिका हैं उसके बाद मतलब वो बताती हैं कि 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। फिर लेखिका ने कटाव की ओर सफ़र शुरू किया। बादलों की चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। फिर कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती में बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन के मूल्यों जो लेखिका हैं वो बताते हैं कि जीवन के मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। यह ऐसा सुंदर है जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मस्ती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। किंतु अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस तरह नदियों का कितना उपकार है। फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चीन की सीमा पर फौज की छावनियां दिखी, जहां
सैनिक माइंस 15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीनों में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगें तो ये हमारे जवान माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। लायुंग से युमथांग की ओर आगे बढ़ी एक नया आकर्षण था। ढेरों रूडोट्रेंगो और प्रियता के फूल इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। हम युमथांग पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी। वहां चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। जितेन तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। यहाँ गुरु नानक जी के पैरों के फुटप्रिंट हैं। लोग कहते हैं कि गुरु नानक जी के थाली से चावल गिरकर छटक गए थे। वहाँ अभी चावल की खेती होती है। नार्गे 3 किलोमीटर बाद फिर उंगली दिखाते हुए कहा, मैडम, इस जगह को खेदुम कहते हैं। यहाँ 1 किलोमीटर तक देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गैंगटोक नहीं, गंतोक पहाड़ कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताता है कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है, मनुष्य भी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। जीप आगे बढ़ने लगती है। मतलब कि जो लेखिका है वो मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम जो है वो सौंदर्य है, और उसके बाद जीप आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।